अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, मर्दों के लिए, कि उनकी उम्र तो चाहे जो भी हो, लेकिन ये है कि उनको ये थोड़ा सा शक पड़ता हो कि उनके गदूद का मसला है, उनके प्रोस्टेट का बड़ा मसला हो सकता है, उनका बीपीएच हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊँगा कि जो आपने ख़ुद उनका हिसाब लेना है और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मसला ज़्यादा है, कम है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी उतनी ज़्यादा फिर हो सकता है कि आपको ऑपरेशन की तरफ भी बात जाए। क्योंकि दोस्तों ज़हन में रखें कि ये जो बीपीएच है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मर्दों के अंदर। ज़ाहिर है गदूद होता ही मर्दों में है, तो ये मर्दों का मसला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये मसला बढ़ता जाता है, और बहुत दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है कि डॉक्टर ने मुआयना किया और मुआयने के बाद बताया कि आपका जो प्रोस्टेट है वो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बीपीएच का मसला होता है। तो आमतौर पे ख़ानदान के अंदर भी होता है कि किसी के चचा को या वालिद को अगर मसला था तो उसको भी होने के चांसेस तकरीबन 4 गुना ज़्यादा होते हैं, और बाज़ औक़ात बाज़ इलाके के लोगों में ये मसला ज़्यादा होता है। वो कौन से 7 पॉइंट हैं? वो जो 7 पॉइंट होंगे उसको हम कैटेगरी देंगे 0 से लेके 5 तक, और जितने ज़्यादा ये नंबर बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा शिद्दत में इजाफा होता जाएगा मसले के। और 0 से 7 तक को हम कहते हैं कि माइल्ड प्रॉब्लम, हल्का प्रॉब्लम, और 8 से लेके 19 तक को हम कहते हैं कि स्वेयर मॉडरेट प्रॉब्लम, और 20 से लेके 35 तक को हम कहते हैं स्वेयर प्रॉब्लम। और किसी का भी अगर दर्जा बंदी में 8 या उससे ज़्यादा आ जाएगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा, तो वो जो है फिर अपने डॉक्टर के पास जाएगा। वो पॉइंट क्या है 7, वो मैं पॉइंट बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे हम ग्रेडिंग करते हैं। पहला आप अपने आप से अपने सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी दफ़ा होता है कि पिछले 1 महीने में कि आपको ये एहसास हुआ कि आप अपना जो मसाना है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं कर पाए जब आपने यूरिन पास किया। ये आपने सवाल पूछना है। और उसके बाद ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग क्या होती है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 1 महीने में, तो उसको 0 नंबर देंगे। और एक दूसरी इंतहा है कि हर दफ़ा ही ऐसा हुआ तो 5 देंगे। अगर आधी दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा हुआ है तो 4 देंगे। अगर तकरीबन आधी दफ़ा हुआ है तो 3 देंगे। आधी दफ़ा से कम दफ़ा हुआ है तो 2 देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि टोटल 5 थे, टाइम 5 दफ़ा, 5 को हम करें और उनमें से एक ही दफ़ा सिर्फ हुआ है, तो फिर आपने 1 नंबर देना है। पहला ये सवाल था। दूसरा सवाल अपने आप से आप क्या पूछेंगे कि अभी जो पिछला महीना गुजरा है उसमें कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने यूरिन को पास किया, ख़त्म किया, और उसके 2 घंटे के बाद फिर आपको यूरिन करना पड़ गया। ये सवाल पूछेंगे, और वही जो दर्जाबंदी मैंने की है उस दर्जाबंदी में से जो आपका जवाब आता है उसको भी साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका होगा तीसरा, वो ये होगा कि पिछले 1 महीने में आपको कितनी दफ़ा ऐसा लगा कि जब आप यूरिन करने के लिए बैठें तो कभी आपको यूरिन उसी वक़्त में रुकता था, फिर आता था, रुकता था और फिर आता था। ये आप सवाल पूछेंगे और वही फिर दर्जाबंदी में आप इसकी नंबरिंग करेंगे। चौथे नंबर पे जो चीज़ आप इसके बाद यानी कि आप देखेंगे वो ये है कि पिछले 1 महीने में ये कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप अपना यूरिन जो है वो रोक नहीं सके, पोस्टपोन नहीं कर सके कि चलें अभी मैं बिज़ी हूँ तो थोड़ी रोक लूँ, या आपको जाना पड़ता है। तो ये सवाल पूछ के फिर दर्जाबंदी वैसे ही करेंगे। ये चौथे नंबर का है। 5वें पे क्या होगा कि पिछले 1 महीने में कितनी दफ़ा ये आपको हुआ है कि आपने जब यूरिन को पास किया है तो जो उसकी धार बनी थी वो बड़ी कमज़ोर थी, पहले जितनी नहीं थी, जैसे ज़्यादा धार थी तो वो काम थी। तो ये पूछ के तो ये भी आप दर्जाबंदी करेंगे। छठे नंबर पे फिर ये है कि पिछले 1 महीने में कितनी दफ़ा है कि आपको ज़ोर लगाना पड़ा है पेशाब करने के लिए, यूरिन करने के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ा है, तो इसकी भी दर्जाबंदी करेंगे। और 7वां और आखिरी जो है वो अपने आप से पूछेंगे कि पिछले 1 महीने में कि रात को आपको जब आप सोए और सुबह उठे हैं तो इस दौरान आपको कितनी दफ़ा उठना पड़ा है यूरिन को पास करने के लिए, उसकी भी आप इसी कैटेगरी के हिसाब से आप दर्जाबंदी करेंगे। तो अगर आपका सवाल इन तमाम का जो कैलकुलेशन किया है वो 8 या उससे ज़्यादा आता है तो डॉक्टर के पास रब्ता करें, और इसमें जितना ज़्यादा इजाफा होता जाएगा उतना ज़्यादा आपकी शिद्दत में जो है वो ज़्यादा होती जाएगी शिद्दत। ये बुनियाद क्या है इस पूरे सिस्टम की? इसको कहते हैं अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन सिम्पटम इंडेक्स, इसका नाम है। तो इसकी बुनियाद ये है कि जब किसी का गदूद बढ़ता है तो उसमें 2 किस्म के अलामात आती हैं। एक को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और एक को कहते हैं इरिटेटिव। ऑब्स्ट्रक्टिव जैसे रुकावट डालने वाले, क्योंकि साइज़ बढ़ता है तो वो रुकावट डलती है, और इरिटेटिव कि उसकी वजह से जो बेचैनी से अलामात आती हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव अलामात होती हैं उसमें कौन कौन सी होती हैं कि पेशाब करने में हिचकिचाहट के आप बैठ गए हैं लेकिन आपको आ ही नहीं रहा है। दूसरा ये है कि आपको आ तो गया है लेकिन वो जो उसकी धार है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
तीसरा ये है कि आपको लगता है कि आपने यूरिन किया तो है लेकिन आपका जो मसाना है मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हुआ। चौथी ये है कि आपको डबल वॉइडिंग होती है। डबल वॉइडिंग क्या होती है कि आपने यूरिन किया, थोड़ी देर के बाद फिर आपको करना पड़ गया और आपको ज़ोर लगाना पड़ा और उसके बाद आपको कतरे गिरते रहे। जब आपने यूरिन को पास किया तो उसके बाद भी आपको कतरे गिरते रहे। तो ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन की अलामात होती हैं। लेकिन एक होती है इरिटेटिव। इरिटेटिव क्या है कि वो जो गदूद बढ़ा है तो उसकी वजह से जो इरिटेशन होती है उससे क्या क्या अलामात आती हैं कि आपको भाग के जाना पड़ता है, रोक नहीं सकते, तकलीफ़ होती है उस दौरान, बार बार दिन में आता है और रात को ख़ास तौर पे आपको होता है जिसे नौकचुरिया कहते हैं। तो ये इरिटेटिव सिम्टम्स है। तो इनकी बुनियाद पे बुनियादी तौर पे ये पूरा एक अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का एक ऐसा पैमाना बनाया गया कि जिस पे आप खुद भी फैसला कर सकते हैं कि आपको ये इशू है कि नहीं। सर्जरी के लिए इसके इस इंडेक्स के अलावा क्या चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आपको सर्जरी लाजमी करवानी पड़ेगी, वो उसका ये होता है कि सर्जरी के लिए कि या तो आपको बार बार यूरिन की इन्फेक्शन शुरू हो जाए और डॉक्टर आपको बताए क्योंकि आपका गदूद बड़ा हुआ है तो पीछे यूरिन रुकता है, उसकी वजह से आपको हो रहा है, या फिर ये है कि आपको पथरियाँ बननी शुरू हो जाए मसाने के अंदर क्योंकि पेशाब रुकता है तो पथरियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपको नज़र आता है कि बार बार पेशाब के अंदर खून आता है, ग्रॉस हीमेचूरिया होता है, और या फिर यह है कि आपको बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि वो जो रुकावट डाल के यूरिन को रोक लेता है गदूद, बल्कि उसकी वजह से फिर गुर्दे भी मुतासर हो रहे होते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको मुआयना करता है। मुआयना एक होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कि वो पखाने वाली जगह पे उंगली डाल के देखता है कि क्या वो जो गदूद है प्रोस्टेट उसके ऊपर जा सकता है कि नहीं। इसका नहीं जा सकता है तो इसका मतलब है वो बड़ा हुआ है साइज़। फिर वो उंगली को घुमा के वहाँ पे देखता है, इसकी दीवार पे मार के प्रोस्टेट की गदूद की, कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इलास्टिक है या हार्ड हो चुका है। क्योंकि अगर सॉफ्ट इलास्टिक तो होता है तो बिनाइन बीपीएच है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा खुरदरा हो तो फिर कैंसर का शक होता है। उस सूरत में आपका एक मखसूस अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। फिर आपकी बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके अलावा भी आपके और भी फिर टेस्ट किए जाते हैं जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट किया जाता है। तो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ताकि फ़ैसला हो आपकी सर्जरी का। सर्जरी जो होती है बड़ी मशहूर है, TURP उसे कहते हैं। तो ये सबसे कामयाब सर्जरी है। 1-2 दिन में आपको छुट्टी भी मिल जाती है, कामयाब भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले अक्सर डॉक्टर आपको दवाइयाँ देके देखते हैं। उनमें मशहूर तरीन दवाइयों को हम अल्फ़ा ब्लॉकर कहते हैं कि जो मसल्स होते हैं प्रोस्टेट के उनको वो रिलैक्स रखती है दवाई। उसमें प्रेजोसिन है, ट्रेजोसिन है, डॉक्सेजोसिन है। तो इनको नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर कहते हैं। लेकिन 2 मखसूस किस्म की दवाइयाँ हैं जैसे टैमसुलोसिन है और एल्फ्यूज़ोसिन है। ये अल्फ़ा 1A यानी कि ब्लॉकर हैं। पहले वाली मैंने अल्फ़ा 1 ब्लॉकर बताई थी, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत आते हैं। इसी तरह से फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स होती हैं, फिनेस्ट्रेटाइड वगैरह। इसी तरह से फिर वो टेडालाफिल एक बड़ी मशहूर जो आपको पता है के लिए भी इस्तेमाल होती है दवाई, तो वो है। तो अगर दवाइयाँ काम ना करें फिर ये सर्जरी की जाती है या फिर लेज़र सर्जरी की जाती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा आपका गदूद कितना बड़ा हुआ है। दोस्तों, पता है कि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।